हेलो एवरीवन। जैसे कि आपके 1 सितंबर से स्कूल शुरू हो गई है, सभी स्कूल में जाने लगे हैं, प्रॉपर आपकी पढ़ाई होने लगी है, साथ में आप स्वस्थ भी रहें, आपकी लगातार पढ़ाई होती रहे, यही मेरी कामना रहेगी। लेकिन साथ में आपको अपनी रिवीजन के तौर पर इन वीडियोस को भी देखना है, ताकि तुम्हारा साथ साथ रिवीजन भी हो जाए। अखबार में भी आ रहा है कि सरकार या आरबीएससी 30% कोर्स कम करने की बातें हो रही हैं। तो अभी ऐसा कोई डिक्लेयर नहीं हुआ है कि 30% कोर्स कितना कम होगा, कितना नहीं होगा। वैसे भी देखा जाए तो हमें कोर्स की चिंता नहीं करनी है कि 30% कम होगा, उसके आगे का हम याद करें। हमें सिर्फ याद करना है, काम करना है, पढ़ना है, क्योंकि कंपटीशन का युग है और कंपटीशन में हमारे कहाँ से क्या क्वेश्चन पड़ेगा, वो हमारा ये बेस तैयार होती है 12th क्लास। तो आज हम 12th क्लास में हमारा जो चैप्टर चला हुआ है अमेरिकी वर्चस्व विश्व में, यानी कि समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, और इसमें हमने लगभग इसको कर लिया है कंप्लीट। आज जो हमारा टॉपिक है इसमें है अमेरिकी वर्चस्व के रास्ते में अवरोध। आज अमेरिका के सामने जो उसकी पावर है उसको कौन चुनौती दे सकता है, ये हमारा पॉइंट है। मोस्टली हमें इतिहास बताता है, हमने इतिहास में देखा भी है, पढ़ा भी है कि जब भी कोई राष्ट्र कमजोर पड़ता है तो उसकी वो सारी कमजोरियां कहाँ से उभर कर आती हैं? अंदर से। किसी भी राष्ट्र के समाप्त होने में उसकी अंदरूनी जो शक्तियां होती है वो ही उसको समाप्त करती हैं, अंदरूनी कमजोरियां जो उसे कमजोर करती है। जैसे हम भारत को भी देखते हैं तो भारत में कितने सारे राजा महाराजा थे और वो आपस में क्या करते रहते थे? झगड़ा करते रहते थे, और इस चीज का विदेशियों ने क्या उठाया? फायदा उठाया। इसीलिए भारत कमजोर पड़ा और यहाँ पर अंग्रेजों ने शासन किया। अंग्रेजों ने देखा कि ये सारे आपस में लड़ते रहते हैं, इनकी कोई पॉलिसी नहीं है, तो क्यों ना हम इन पर शासन करें, और उन्होंने वही किया। तो कहीं भी हम जाएंगे देखेंगे जब भी किसी राष्ट्र में कमजोरियां आती हैं तो उसके अंदर से आती है, अंदरूनी होती है। यही स्थिति हम अमेरिका के सामने देखते हैं। अमेरिका के सामने भी अवरोध के या व्यवधान के 3 कारण है, और उनमें पहला जो है हम मानते हैं इसकी ढांचागत बनावट। या बनावट। अमेरिकी वर्चस्व को मानते हैं कि धीरे धीरे इसकी कमजोर वर्चस्व कम होने लगा, लेकिन जैसे ही 9/11 का घटना हुई थी, जब 9/11 की घटना के बाद अमेरिकी वर्चस्व का वापस से दबदबा शुरू हो गया था, वापस से ये वर्चस्व में आ गए थे। लेकिन आज इसकी जो कमजोरियां हैं, इनके जो व्यवधान है, अवरोध है, वो वापस से धीरे धीरे उभर कर आ रहे हैं। और वो 3 अवरोध है, जिसमें पहला ढांचागत बनावट। सरकार इनके 3 अंगों में बटी हुई है, 3 अंगों में बटी हुई है। हमें पता है कौन कौन से? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। लेकिन कार्यपालिका जो यहाँ पे है, कार्यपालिका वो सैन्य शक्ति पर लगाती है। यहाँ ये इसकी कमजोरी है। हम देखते हैं कि राष्ट्रपति 4 साल के लिए इलेक्टेड होता है और 4 साल वो बना रहता है, चाहे अभी वहाँ कौन है? जो बाइडेन है। तो अभी हम स्थिति भी देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में किस प्रकार तालिबान ने कब्जा कर लिया, और तालिबान ने जब कब्जा किया तो वहाँ के अमेरिकी कमांडो है जो वहाँ से भगे हैं, वो उनका भी नुकसान हुआ है, और इसके लिए अमेरिका की जो कमजोरी है वो हमारे सामने आ रही है। तो सबसे पहले इसकी यही है कि इसकी ढांचागत जो बनावट है, 3 सरकार के अंग है और तीनों ही शक्तियों का विभाजन हो रखा है। तीनों ही शक्तियों का विभाजन है। और तीनों ही एक दूसरे से क्या है? स्वतंत्र है। तो ये इसकी सबसे बड़ी कमजोरी। दूसरी हम देखते हैं इसकी कमजोरी, इसका अंदरूनी समाज। ये भी अंदरूनी है इसकी अंदरूनी समाज। हम जानते हैं
अमेरिका का जो समाज है उन्मुक्त समाज है। कैसा समाज है? उन्मुक्त समाज। उन्मुक्त समाज। उन्मुक्त कैसे? उस पर किसी भी प्रकार का कोई लगाव नहीं है। हालांकि हम जानते हैं कि समय समय पर संचार के माध्यम से वहां के समाज को एकत्रित किया जाता है और वो एकत्रित समाज ही यहाँ पर उनकी शक्ति में अवरोध पैदा करता है, क्योंकि उसके उद्देश्य विदेशी कार्य करने के, विदेशी या व्यापार मानते हैं हम, विदेश नीति के उद्देश्य में इसमें और सरकार में और शासन में अंतर है। ये आ गया इसका तीसरा। और तीसरा जो अवरोध है हमारे सामने, तीसरा अवरोध जो अमेरिका की वर्चस्व में है, सबसे अवरोध है, वो मोस्टली अवरोध है उसका, वो है नाटो। कौन सा? नाटो। नाटो क्या है? उत्तरी अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। उत्तरी अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये संगठन है और इस संगठन की स्थापना अमेरिका ने ही की। ये सारे लोकतांत्रिक देश हैं और लोकतांत्रिक देश होने के कारण ये अमेरिका के वर्चस्व में भी है। तो तीसरा हमारा कारण जो है अवरोध का, नाटो। उत्तर अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये है, मतलब ये एक संगठन है और जो इसका संगठन का अगुवा करता है या शीत युद्ध के दौरान ये जो संगठन बनाया वो किसने बनाया? अमेरिका ने। और इसमें कौन से देश सम्मिलित है? लोकतांत्रिक देश सम्मिलित है और इन पर फोकस करना अमेरिका का काम है। क्यों? क्योंकि अमेरिका का व्यापार लगभग इन देशों से है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था जो है पूरी की पूरी इनसे टिकी हुई है। अर्थव्यवस्था और इस कारण ये जो लोकतांत्रिक देश हैं, ये नाटो के जो संगठन के देश हैं, ये अमेरिका के वर्चस्व में सबसे बड़ी रुकावट साबित हो सकते हैं। यानी कि अगर इन्होंने एक अपने आप को कर लिया, या एक तो है ही, फिर भी इन्होंने अगर अमेरिका के खिलाफ, वर्चस्व के खिलाफ मोर्चा खोला तो ये सबसे बड़ी अमेरिका के सामने अवरुद्ध है। तो 3 अवरुद्ध हो गए हमारे। अगला जो हमारा पॉइंट है अमेरिका और भारत के संबंध। क्या? अमेरिका और भारत के संबंध। मानते हैं हम शीत युद्ध से, सोवियत संघ से जो है हमारा ज्यादा जुड़ाव था। अमेरिका और भारत के संबंध। जिस समय शीत युद्ध का दौर था के दौर में भारत जो था अमेरिका के क्या था? खिलाफ था। अमेरिका का कोई कोऑपरेशन नहीं था। भारत किसके नजदीक था? सोवियत संघ के नजदीक था। हालांकि सपोर्ट भारत ने सोवियत संघ का भी नहीं किया, क्योंकि वो दोनों ही गुटों से दूरी बना के रखा हुआ था और इस जो ये दोनों गुटों का वर्चस्व जो चला हुआ था, द्वंद्व जो चला हुआ था, इसके खिलाफ भारत था। तो फिर भी कुछ हद तक भारत की जो पॉलिसी थी वो सोवियत संघ के नजदीक थी। सोवियत संघ की विचारधारा से जुड़ाव था। नहीं कि अमेरिका से खिलाफ था। लेकिन जैसे शीत युद्ध
समाप्त हुआ उसके बाद से अमेरिकी विश्व वर्चस्व शक्तिशाली देश बना, वहीं से भारत को लगा कि अब मेरा काम यहाँ से पूरा नहीं हो पाएगा अगर मैंने अमेरिका के खिलाफ चाल चली तो भारत को न चाहते हुए भी या देखें तो धीरे धीरे अमेरिका की तरफ भारत का झुकाव होने लगा और भारत से अमेरिका के संबंध बनने लगे। आज जो हमारा व्यापार है सबसे ज्यादा अमेरिका से होता है। तो पहले हम मानते हैं कि अमेरिका के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं थे, लेकिन वर्तमान में जब हम देखते हैं तो भारत और अमेरिका के संबंध अच्छे हैं। इसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट है, इस प्रकार हम कह सकते हैं भारत और अमेरिका के संबंध शीत युद्ध के दौर के बाद धीरे धीरे क्लोज होते चले और इसका मोस्टली रीजन यही था कि जो भारत के लोग जो अमेरिका में रहते हैं उनके आधार पर। सबसे पहले हम देखते हैं कि 3 ऐसे 4 हमारे सामने ऐसे पॉइंट हैं जिनके आधार पर हम आकलन कर सकते हैं कि भारत और अमेरिका एक दूसरे पर कितने निर्भर हैं। देखो, इसमें 65% सॉफ्टवेयर का क्षेत्र जो हमारा है उसमें भारत के कुल निर्यात का, जितना भारत विदेशों में निर्यात करता है उसका सबसे ज्यादा 65% अकेले अमेरिका को जाता है। हमारे सॉफ्टवेयर निर्यात का 65% अकेले अमेरिका को जाता है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ। दूसरा, बोइंग के जो 35% कर्मचारी हैं वो भारतीय मूल के हैं। तीसरा, 30 लाख भारतीय जो सिलिकॉन वैली है, कपड़ा उद्योग जो है वहां पर भारतीय काम करते हैं 3 लाख। तो किस प्रकार भारत पर अमेरिका निर्भर हो गया। चौथा, उच्च प्रौद्योगिकी का जो कंपनियां हैं वो 15% कंपनियां अकेले भारतीयों ने शुरुआत की जो अमेरिका में रह रही है। भारत के जो अमेरिका में बसे हुए लोग हैं उन्होंने ये 15% कंपनियां, बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना की। यहां से हमें लगता है कि भारत और अमेरिका के संबंध आज जो देखते हैं बहुत ही प्रगाढ़ बने हुए हैं। हालांकि कुछ आधार पर इनकी आलोचना भी की जाती है कि एक नजरिया ये कहता है कि जो ये संबंध है कुछ विद्वान कि आने वाले समय में हमारे लिए खतरा है। दूसरा ये कहते हैं कि ये खतरा नहीं है। आज जो विश्व में अमेरिका का वर्चस्व है उस वर्चस्व को भारत को उस वर्चस्व का फायदा उठाना चाहिए और भारत का अमेरिका से संबंध बने रहने चाहिए, उनका बिगाड़ नहीं होना चाहिए। तीसरा ये कहा जाता है कि पहला पॉइंट ये कहते हैं कि कुछ विद्वान कि अमेरिका और जो भारत की नजदीकी आ रही है वो सही नहीं है। दूसरे विद्वान कहते हैं कि भारत और अमेरिका की जो संबंध में नजदीकियां आ रही है या अमेरिका का जो वर्चस्व है उस चीज का भारत को फायदा मिलेगा, फायदा उठाना भी चाहिए। तीसरा एक और ही पॉइंट निकल के आता है कि भारत को जो विकासशील राष्ट्र हैं, विकासशील राष्ट्रों का संगठन बनाना चाहिए, और सबको एकत्रित करना चाहिए और अमेरिकी वर्चस्व को क्या देनी चाहिए, टक्कर देनी चाहिए। और यहां हम अमेरिकी वर्चस्व को टक्कर दे सकते हैं। ये हो गया। अब आगे का जो अगला हमारा पॉइंट है, वर्चस्व से कैसे निपटे। वर्चस्व से कैसे निपटे। तो वर्चस्व से हम कैसे निपटे, क्योंकि वर्तमान में जब हम देखते हैं कि अमेरिका की ढांचागत, आर्थिक और सैन्य तीनों रूप में ही विश्व में वर्चस्व है, वर्चस्व स्थापित हमारा हो रखा है। हम उस वर्चस्व से कैसे अपने आप को निजात रखें, इसके लिए बहुत सारे पॉइंट भी हमें दिए गए। जैसे हमने हमारे चैप्टर से आगे हम पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय संगठन वाला। अंतरराष्ट्रीय संगठन को हम जानते हैं कौन सा, यूएनओ।
राष्ट्र संघ, उसके माध्यम से हम किसी भी वर्चस्व पर अंकुश लगा सकते हैं, उसकी सैन्य शक्ति पर अंकुश लगा सकते हैं, लेकिन ये संभव नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि विश्व राजनीति में तो ये सही है, लेकिन इसके पास विश्व की सरकार नहीं है, विश्व की शक्तिशाली सरकार नहीं है। अगर हम किसी पर अंकुश लगा सकते हैं तो कोई सरकार भी तो लगा सकती है जिसके पास पावर होगी, शक्ति होगी, लेकिन ये अंतरराष्ट्रीय संगठन जो हमारे सामने है, संयुक्त राष्ट्र संघ, ये शक्ति विहीन है, ये खुद दूसरों की शक्ति के सहारे चलता है और जिसमें सबसे ज्यादा तो अमेरिका ही इसमें सहयोग करता है। तो क्या इस पे वर्चस्व पर स्थापित अंकुश लगा पाएगा? नहीं लगा पाएगा। कुछ विद्वानों का कहना है कि जो वर्चस्व है, हमें उसके खिलाफ न जा करके जो अमेरिका का वर्चस्व है उसके सहारे, उसी के हिसाब से हमें चलना चाहिए कि जैसा अमेरिका चाहता है उसके साथ साथ हमें उसका कोऑपरेशन करना चाहिए और उसके विकास का फायदा उठाना चाहिए। तो इस बात को हम क्या कहेंगे? बैंड वैगन नीति। इसका अर्थ क्या हुआ? बैंड वैगन नीति का अर्थ हुआ जैसी बहे बयार, जैसी बहे बयार पीठ तैसी कीजिए, पीठ तैसी कीजिए। जैसी बहे बयार पीठ तैसी कीजिए। और ये कौन सी नीति होगी? बैंड वैगन नीति। बयार का मतलब समझते हैं कि हवा जैसी बहती है, हमें अपनी पीठ वैसी करनी चाहिए। अगर हमारी हवा इधर से चल रही है और हमने अपना मुंह हवा के बहने के विपरीत दिशा में कर रखा है तो हम निश्चित रूप से क्या होंगे? गिरेंगे। तो आज जो हवा बह रही है वो किसकी? अमेरिका के वर्चस्व की बह रही है, के वर्चस्व की। और ये एक शक्तिशाली राष्ट्र है, इसके खिलाफ हम नहीं जा सकते। अगर हम इसके खिलाफ जाएंगे तो क्या होगा? हम ओधे मुंह गिरेंगे। तो ये बैंड वैगन की नीति अपना लेनी चाहिए। कुछ राष्ट्रों का ये सुझाव, कुछ विद्वानों का ये सुझाव है कि बैंड वैगन नीति अपनाने से जो अमेरिका का वर्चस्व है उसके विकास, उसके साथ साथ हम अपना विकास भी कर सकते हैं। तीसरा एक और मत है, वो मत कहता है कि जितने भी विकासशील राष्ट्र या जितने भी कम विकसित राष्ट्र हैं उनको एक अपना संगठन बनाना चाहिए और उसको अमेरिकी वर्चस्व को टक्कर देनी चाहिए। जैसे हम मानते भी हैं कि किस किस में है अमेरिका के वर्चस्व को टक्कर देने की स्थिति? भारत में है, चीन है, रूस है, यूरोपीय संघ है, इन सब में अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती देने की शक्ति है, परंतु ये भी असफल हो जाते हैं। कब तक ये अमेरिका की निगाहों में नहीं चढ़ेंगे? अंततः अगर चढ़ेंगे तो एक एक का विकास रुक जाएगा। तो हमें सबसे जो हमारी इम्पोर्टेंट स्थिति है बैंड वैगन की नीति या फिर हम कहें अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ, उसको हमें मजबूत करना होगा। तभी हम इस वर्चस्व से या अपना विकास इतना करना होगा ताकि हम अमेरिका के सामने खड़े हो जाए। आज तो हम देखें तो वैसे भी अमेरिका की स्थिति जो हमारे पड़ोसी देश अफगानिस्तान में हो रहा है उसके आधार पर हमारे समझ में आ रही है कि उसकी स्थिति कितनी गिरती जा रही है, उसका वर्चस्व कितना गिरता जा रहा है और आने वाले समय में लगता है कि ऐसी स्थिति रही तो जल्दी ही अमेरिका का वर्चस्व जो विश्व पर है वो समाप्त होता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगला चैप्टर हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।